बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू के अंदर आज जो हमारा टॉपिक है वो है जी कैबिनेट मिशन प्लान 1946। यानी आज हम डिस्कस करेंगे काबीना मिशन प्लान को और ये देखेंगे कि काबीना मिशन प्लान जो है वो क्या था और इसका पर्पज़ क्या था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम ये देखें कि हम जो है उसमें क्या क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले हम बैकग्राउंड देखेंगे, उसके बाद हम मिशन देखेंगे कि कौन कौन से लोग आए, इसका पर्पस देखेंगे क्या था, प्रपोजल्स देखेंगे क्या क्या पेश किए, रिएक्शंस को देखेंगे और कांग्रेस का रिएक्शन इसमें देखेंगे, मुस्लिम लीग का, दूसरे लोगों का जो है दूसरी पार्टीज़ का, और एट द एंड रिजल्ट या हम कंक्लूजन देखेंगे कि वो क्या रहा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और क्विकली जो है इसका रिव्यू लेते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए बैकग्राउंड की कि भाई इसका पस मंज़र जो है वो क्या रहा, तो सबसे पहली बात इसका पस मंज़र अगर हम देखें तो इससे पहले क्या हुआ, यानी जो कैबिनेट मिशन था उससे पहले क्या हुआ जी, उससे पहले इलेक्शंस हुए। इलेक्शंस 1945 और 46, तो 1945 और 46 के इलेक्शंस हुए। अब जब इलेक्शंस हुए तो उसमें क्या हुआ कि उससे पहले हमने देखा था इलेक्शन से पहले एक इवेंट था शिमला कॉन्फ्रेंस का। शिमला कॉन्फ्रेंस में हमने देखा शिमला कॉन्फ्रेंस फेल हुई थी। और फेल क्यों हुई थी? क्योंकि कायद-ए-आज़म ने यह कहा था कि भाई जो मुस्लिम लीग के मुसलमानों की जो अरकान है वो मुस्लिम लीग ही नामजद करेगी, जबकि जो दूसरी पार्टीज़ थी वो मानने से इनकार कर रही थी। तो फिर फैसला ये हुआ था कि भाई अब इलेक्शंस होंगे हिंदुस्तान के अंदर और इलेक्शंस ही जो है वो ये तय करेंगे कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात जो है वो कौन सी है। तो जब 1945 और 6 के अंदर इलेक्शंस हुए तो उसके नतीजे के तौर पे क्या हुआ जी, मुस्लिम लीग जो है उसको शानदार किस्म की कामयाबी मिली। अब जब मुस्लिम लीग को कामयाबी मिली, यानी जो रिजल्ट था वो तकरीबन 89% रहा मुस्लिम लीग के लिए ओवरऑल, तो उसमें क्या हुआ कि अब ये बात तो क्लियर हो चुकी थी कि भाई हिंदुस्तान जो है वहाँ पे क्या है, वहाँ पे जो मुसलमान हैं उनकी जो अक्सरियत है वो मुस्लिम लीग को सपोर्ट करती है, ये बात क्लियर है। तो एक तो ये इवेंट था। दूसरा अब अगला इवेंट क्या आना था कि जब इलेक्शंस हो गए तो अब इलेक्शंस के बाद क्या होगा। अब ऐसा रोड मैप चाहिए, ठीक है जी, कैसा रोड मैप चाहिए? एक ऐसा रोड मैप जिसके तहत जो है वो फ्यूचर की गवर्नमेंट बन सके, इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी, यानी जो अबूरी हुकूमत बननी है अब हिंदुस्तान के अंदर इन इलेक्शंस के नतीजे के तौर पे वो कैसे होगी, उसके अंदर सीट एडजस्टमेंट्स कैसे होगी और क्या जो है उसके अंदर फार्मूला जो है वो तय किया जाएगा। तो इन सब बातों को जो है वो डिस्कस करने के लिए क्या हुआ जी, उस टाइम पे जो है जो गवर्नमेंट थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसने फिर जो है वो कैबिनेट मिशन प्लान भेजा। तो ये था इसका बैकग्राउंड। आगे बढ़ें तो देखिए इसमें लोग कौन कौन से थे। सबसे पहले देखते हैं ये 24 मार्च 1946 को जो है ये कैबिनेट मिशन आया हिंदुस्तान, ठीक है जी, यानी ये हिंदुस्तान को पहुंचा। इसमें पैट्रिक लॉरेंस थे जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया थे, ठीक है जी। उसके बाद सर स्टीफर्ड क्रिप्स थे जो कि प्रेसिडेंट थे बोर्ड ऑफ ट्रेड के, और एवी अलेक्जेंडर थे जो फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरल्टी थे, ठीक है जी। अब ये 3 लोग भेजे गए। ये जो 3 लोग थे, ये तीनों के तीनों लोग अगर आप इनके डेजिग्नेशंस देखें तो आपको क्या आइडिया होगा कि ये तीनों के तीनों कैबिनेट के लोग थे। तो जब कैबिनेट के लोग थे तो इसी वजह से इसको क्या कहा गया जी, कैबिनेट मिशन प्लान कहा गया कि भाई ये काबीना मिशन प्लान है। तो अब इन लोगों को भेजा गया और इन्होंने क्या किया जी, इन्होंने सबसे पहले मुलाकातें की। मुलाकातें किससे की? मुस्लिम लीग से, और साथ में जो है वो मुलाकात की जी कांग्रेस से। अब जब मुस्लिम लीग से मुलाकात की, इन्होंने मुलाकात कैसे की कि 4 लोग मुस्लिम लीग के, 4 लोग कांग्रेस के बुलाए गए शिमला के अंदर कि भाई आप लोग ऐसा करें, शिमला आएँ, तो वहाँ पे जो है हम बैठ के तय करते हैं कि भाई अब इन फ्यूचर हम क्या करने जा रहे हैं। तो इसका जो पर्पस था बेसिकली, वो पर्पस क्या था कि इंटरिम गवर्नमेंट थी जो अबूरी हुकूमत बनने जा रही थी, उस अबूरी हुकूमत के लिए कोई फार्मूला तय करना था, इसलिए ये आए थे। सबसे पहली बात। दूसरी बात, हिंदू मुस्लिम यूनिटी, क्योंकि हालात ऐसे बन चुके थे हिंदुस्तान के अंदर कि भाई अब इस टाइम पे अगर इंडिया के अंदर जो है वो मुसलमानों और हिंदुओं को इकट्ठा रखना है गवर्नमेंट के अंदर, तो उसके लिए जो है वो कोई ऐसा प्रपोजल होना चाहिए जो दोनों को एक्सेप्ट हो। अगर दोनों एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये एक साथ आगे नहीं चल सकते। तो इस वजह से इनके 2 पर्पस थे। यानी पहला पर्पस क्या था, इंटरिम गवर्नमेंट के लिए कोई फार्मूला देना, सेकंड एक ऐसा फार्मूला देना जिससे हिंदू मुस्लिम यूनिटी बरकरार रहे और गवर्नमेंट बन सके, जो कि हालात बहुत मुश्किल थे। तो ये इनका पर्पस था, इसी वजह से इन्होंने मुलाकात की। अब देखते हैं प्रपोजल्स क्या थे। अब जो मुलाकात हुई तो वो जो मुलाकात थी उस मुलाकात का नतीजा निकला जी 0, यानी कि वो मुलाकात किसी भी फ़ायदे की नहीं रही, क्योंकि उस मुलाकात में जो है बातें कोई भी तय नहीं हो सकी। अब ये बहुत बड़ा चैलेंज था इस मिशन के लिए कि वो हिंदुस्तान के लोगों को, या ख़ास करके जो 2 बड़ी पार्टीज़ थी, इन 2 बड़ी पार्टियों को इकट्ठा रख सके। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो इन्होंने क्या किया,
फिर प्रपोजल्स तैयार किए और वो प्रपोजल्स दिए। अब उन प्रपोजल्स में दो सबसे मेजर जो है क्लॉजेस थी और आगे सब क्लॉजेस थी। सबसे पहला एक तो ये शॉर्ट टर्म थे, इसके अंदर दूसरा लॉन्ग टर्म थे, यानी दो तरह के प्रपोजल थे। एक जो है वो कलीलुल मयाद के थे शॉर्ट टर्म के, और दूसरे जो है वो तवील के थे यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए। अब जो शॉर्ट टर्म में थे उसमें एक तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग था कि भाई अब एक ऐसा जो है वो आइन बनाया जाए जो आइन अभी जो है हिंदुस्तान का निज़ाम चला सके और किसी तरह से ये जो इलेक्शंस हुए इसके नतीजे के तौर पे आगे हुकूमत बढ़ सके, ठीक है। और दूसरा शॉर्ट टर्म में ये कहा गया एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कि भाई जो शॉर्ट टर्म को मानेगा, जो कहेगा ओके हर तरह से, वही जो है वो जो लॉन्ग टर्म को मानेगा वही शॉर्ट टर्म के लिए हुकूमत बनाएगा, यानी हुकूमत उसी को दी जाएगी। जो एक्सेप्ट नहीं करेगा वो नहीं करेगा। और दूसरा ये कहा गया कि जो भी इन प्रपोजल्स को एक्सेप्ट करेगा वो कंप्लीटली करेगा। ऐसा नहीं है भाई कोई कहे कि भाई हमें जो है ना इसका 25% या 50% जो है वो एक्सेप्ट है बाकी नहीं है, तो ऐसा नहीं है, बल्कि 100% जो है वो एक्सेप्ट करना होगा किसी भी पार्टी को हुकूमत बनाने के लिए। तो ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। अब इसके अंदर जो पॉइंट्स थे कुछ प्रपोजल्स के, उसमें पहला पॉइंट क्या था जी कि यूनियन ऑफ इंडिया। ये कहा गया कि जो इंडिया है यानी हिंदुस्तान जो है, सबसे पहले इसकी यूनियन एक बनाई जाए, यानी कि मुत्तहिदा एक इंडिया बनाया जाए। वो मुत्तहिदा इंडिया जो है उसके अंदर एक तो जो ब्रिटिश के कंट्रोल जो एरिया है वो, और साथ में जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वो भी शामिल हों, यानी कि जहाँ पे शहजादे वगैरह हुकूमत कर रहे हैं वो भी, तो ये मिल के एक यूनियन ऑफ इंडिया बनाएंगे, पहली बात। अब जब यूनियन ऑफ इंडिया होगी जो कि दिल्ली से कंट्रोल होगी, तो उसके अंडर क्या इख्तियारात होंगे? उसके पास एक तो फॉरेन मिनिस्ट्री होगी, ठीक है जी, फॉरेन अफेयर्स, दूसरा टेली कम्युनिकेशन उसके पास होगा, तीसरा डिफेंस उसके पास होगा। ये तीन जो महकमे हैं, ये तीन महकमे यूनियन ऑफ इंडिया के पास होंगे, और बाकी जितने भी महकमे हैं छोटे छोटे वो सारे के सारे जो है वो प्रोविंसेस को दे दिए जाएंगे, यानी वो सूबों के पास चले जाएंगे और सूबे जो है वो अपनी मर्जी से उनको चलाएंगे, लेकिन ये यूनियन ऑफ इंडिया के पास होंगे, पहली बात। दूसरा कहा जी हम इसमें ग्रुप बनाएंगे, तीन तरह के मुख्तलिफ ग्रुप जो है वो बनाएंगे और 12 सूबे जो हैं उनको इनमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पहला जो है वो हिंदू मेजॉरिटी का सूबा होगा, हिंदू मेजॉरिटी के सूबे होंगे, ठीक है, जिनमें हिंदू हैं, यानी ये सेंटर के अंदर जितने भी सूबे आते थे हिंदुस्तान के इन एरियाज़ के अंदर, ये सारे के सारे जो हैं ये हिंदू मेजॉरिटी थे। ग्रुप बी में कहा जी मुस्लिम मेजॉरिटी सूबे, यानी कि खैबर पख्तूनख्वा उस टाइम का शुमाल मगरबी सरहदी सूबा सिंध होगा, बलूचिस्तान होगा और पंजाब, ये जो एरिया है ये होगा, ठीक है जी, जो आज का पाकिस्तान जिसे हम कहते हैं। और थर्ड पे जो है वो आसाम और बंगाल होगा, और आसाम और बंगाल ये जो एरिया है ये आसाम और बंगाल का होगा, यानी ये जो है ये ग्रुप ए है, ये ग्रुप बी है और ये ग्रुप सी है। तो ये तीन तरह के ग्रुप्स बनाए जाएंगे, हिंदू अक्सरियती वाला, मुस्लिम अक्सरियती जो है वो मगरिब के अंदर और मशरिक के अंदर, ये दो बनेंगे। उसके बाद कहा जी डिवीजन ऑफ पावर, जो ताकत की तकसीम है वो किस तरह से होगी कि मरकज़ को ये तीन इदारे दे दिए गए, ये तीन मिनिस्ट्रीज़ दे दी गई, और बाकी जो है वो सूबों को दिया जाएगा, और सूबे जो हैं वो अपने कवानीन खुद बनाएंगे, यानी उनका सूबों को इख्तियार होगा कि वो अपने जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं और अपने कवानीन बनाएं, और वहाँ पर इवन अपने टैक्सेशन करें, अपने इंतजाम चलाने के लिए इनको पावर हासिल होगी सूबों को। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो है यानी कि सूबाई खुद मुख्तारी हासिल होगी, जो आज हम देखते हैं पाकिस्तान के अंदर, जैसे कहा जाता है जी 18वीं तरमीम, तो 18वीं तरमीम क्या है? प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है कि सूबे आज़ाद हैं, ठीक है, मरकज़ में हैं लेकिन आज़ाद हैं। बिल्कुल उस टाइम पे भी कहा गया कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी होगी और सूबे आज़ाद होंगे टैक्स लगाने में, अपने कवानीन बनाने में। अच्छा, फिर कहा जी लेजिस्लेटिव असम्बली, एक कानून साज असम्बली बनाई जाएगी जो कि हिंदुस्तान के लिए कवानीन साजी करेगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट था क्योंकि इससे पहले कवानीन साजी का इख्तियार हिंदुस्तान के पास था, लेकिन वो कुछ लिमिटेड था, महदूद था। अब ये कहा गया कि आप अपने लिए खुद कानून साजी करेंगे। और लास्ट में कहा गया जी इंटरम गवर्नमेंट जो है वो कैसे बनेगी, उसका एक शेड्यूल बना दिया गया, और वाइसराय ने बताया कि भाई जो इंटरम गवर्नमेंट है उसको हम कैसे सेट करेंगे कि उसमें 6 जो मिनिस्ट्रीज़ हैं वो होंगी कांग्रेस के, 5 जो हैं वो होंगी जी मुस्लिम लीग की, वही जो हमने देखा शिमला कॉन्फ्रेंस वाली, और जो 3 होंगी वो अकलियतों की होंगी। तो ये कितनी बनेगी जी? तकरीबन जो 14 हैं टोटल, ये 14 की जो है कौंसिल बनेगी, इंतज़ामी कौंसिल, ठीक है। और यही जो है ये 14 जो लोग हैं यही बनाएंगे, मिनिस्ट्रीज़ भी बनाएंगे मरकज़ के अंदर, और कोई भी एक पार्टी के नामजद करदा लोग जो हैं दूसरी पार्टी वाले उनके ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं उठा सकते, सबसे इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके ऊपर रिएक्शंस क्या रहे। तो देखिए रिएक्शंस इसके ऊपर अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस की, कि कांग्रेस का जो है वो क्या रिएक्शन रहा। तो कांग्रेस ने फर्स्ट में इसको रिजेक्ट किया, ठीक है जी। कांग्रेस ने कहा हम इसे नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि हमें इससे पाकिस्तान की बू आती है।
क्योंकि इसके अंदर प्रपोजल में एक बात ये थी कि अगर कोई भी सूबा जो है वो 10 साल के बाद जुदा होना चाहे मरकज़ से, यानी कि मरकज़ कहाँ पे है जी, दिल्ली में है, तो यहाँ से कोई जुदा होना चाहे तो वो जुदा हो सकता है। तो इन्होंने कहा इसका मतलब ये तो पाकिस्तान बनने वाली बात हुई कि अच्छा, अब यहाँ पे यानी कि इसका मतलब जुदा हो सकता था, तो इसका मतलब ये है कि कांग्रेस को ये डर था कि अगर जुदा हो गया तो फिर तो पाकिस्तान बन जाएगा, और यही तो मुसलमान चाहते हैं। ठीक हो गया। लेकिन मुस्लिम लीग ने क्या किया जी, स्टार्ट में इसको एक्सेप्ट किया कि भाई अगर 10 साल के बाद, अगर 10 साल के बाद जो है वो जुदा हो सकते हैं, या कोई भी सूबा सेंटर से जुदा हो सकता है, तो इसका मतलब क्या है कि चलो आज नहीं तो आज से 10 साल बाद ही सही, लेकिन इवन पाकिस्तान बनता तो दिखाई दे रहा है कहीं पे, और तो कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब उन्हें पाकिस्तान बनता दिखाई दिया 10 साल के बाद, तो इस वजह से कायद आज़म ने इसे एक्सेप्ट किया, जबकि दूसरी साइड पे कांग्रेस ने रिजेक्ट किया क्योंकि उन्हें पाकिस्तान बनता दिखाई दे रहा था। ठीक है, और दूसरा वो शामिल भी नहीं होना चाहते थे, उनका ख्याल था असम्बली में बैठेंगे, लेजिस्लेशन अपनी मर्जी करेंगे क्योंकि अक्सरियत हमारी है, तो ये इशूज़ बने। लेकिन अब जो वाइसराय साहब थे उन्होंने क्या कहा था, अब आपको यहाँ पे समझना है। वाइसराय साहब ने कहा था कि जो भी पार्टी इसको एक्सेप्ट करेगी, इन प्रपोजल्स को, ठीक है, यानी जो कैबिनेट मिशन के प्रपोजल्स को एक्सेप्ट करेगी तो वो टोटली करेगी, यानी 100% मानेगी कि हाँ भाई हमें 100% जो है कबूल है, तो उसकी कंडीशन के तौर पे क्या होगा, उन्हें गवर्नमेंट दी जाएगी। अगर वो 100% नहीं मानते तो उनको गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं दिया जाएगा। तो अब यहाँ पे होना क्या चाहिए था, जब मुस्लिम लीग ने माना तो मुस्लिम लीग को क्या हुआ, हुकूमत मिलनी चाहिए थी, ऐसा ही है, और कांग्रेस को नहीं मिलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। क्यों? क्योंकि दरपर्दा जो वाइसराय है या जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो भी ये समझती थी कि अगर कांग्रेस को इस टाइम पे हुकूमत में शामिल ना किया, कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है तो हिंदुस्तान जो है वो वहाँ पे गवर्नमेंट स्मूथली नहीं चल सकती, और दूसरा वो चाहते भी नहीं थे कि कांग्रेस के बगैर हुकूमत चले। इसलिए उन्होंने क्या किया जी, दोबारा से कांग्रेस को दावत दी कि भाई कांग्रेस जो है दोबारा से शामिल हो जाए। अब जब दोबारा से कांग्रेस को दावत दी गई, और इसी दौरान क्या हुआ कि कांग्रेस में जो अब्दुल कलाम आज़ाद साहब थे उनकी जगह नेहरू जो हैं वो बने जी पार्टी के सदर। तो उन्होंने क्या कहा, जुलाई में सदर बने तो उन्होंने बयान दे दिया कि भाई बात यह है कि देखो असम्बली जो है, असम्बली के अंदर अक्सरियत किसकी होगी, ऑब्वियसली कांग्रेस की होगी। तो जब कांग्रेस की अक्सरियत होगी तो कांग्रेस जो चाहे लेजिस्लेशन कर सकती है, यानी हम ये जो 10 साल के बाद जुदा होने वाली कहानी इन्होंने की है तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे। ठीक है, ये बात किसने कही जी, ये नेहरू साहब ने बात कही। अब ऐसे में इस वजह से उन्होंने फिर क्या किया जी कि अगर हम चेंज कर सकते हैं तो चलो अभी हम गवर्नमेंट में शामिल हो जाते हैं। तो सेकंड में उन्होंने क्या किया, जो कांग्रेस थी, जब ये बात सामने आई कि हम इसे चेंज कर सकते हैं, तो सेकंड में कांग्रेस ने इसे पहले रिजेक्ट किया और अब एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, दूसरी साइड पे क्या हुआ कि जब मुस्लिम लीग ने ये देखा कि भाई अब जब कांग्रेस ने फर्स्ट में रिजेक्ट कर दिया था तो सीधी सी बात है, हुकूमत किसे मिलने चाहिए थी, हुकूमत मुस्लिम लीग को मिलनी चाहिए थी। लेकिन वाइसराय ने अपनी वादा खिलाफी की तो मुस्लिम लीग को इसके ऊपर गुस्सा आया, उन्होंने सेकंड में क्या किया, उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया। उनका भाई हम नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि पहले आपने जो है वो कहा जो मानेगा 100% को हुकूमत मिलेगी, हमने 100% माना, आपने हमें हुकूमत नहीं दी, इसका मतलब आपने गलत काम किया। तो मुस्लिम लीग ने क्या किया जी, डायरेक्ट एक्शन डे जो है उसको अनाउंस कर दिया। अब डायरेक्ट एक्शन डे क्या था कि 16 अगस्त को जो है 1946 को ये डायरेक्ट एक्शन डे सेलिब्रेट किया गया। इसमें क्या हुआ, जलसे जुलूस हुए, हड़तालें हुई, और इसके नतीजे के तौर पे हिंदू मुस्लिम जो एक किस्म के फसादात हैं वो स्टार्ट हो गए। बहुत बड़ी पैमाने पे जो है नुकसान हुआ, और इससे क्या हुआ कि वो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो जो कैबिनेट मिशन प्लान था, जो ये सोच रहा था कि भाई हम हुकूमत जो है वो अकेले कांग्रेस को दे देते हैं, लेकिन अब जब उन्होंने देखा कि मुसलमानों ने एक ही दिन के अंदर इतना बड़ा लॉस कर दिया और इनकी अच्छी खासी पावर है, जब मुसलमानों ने पावर शो की कायद आज़म के कहने पे, तो उन्होंने क्या किया, दोबारा से दरपर्दा जो है वो मीटिंग स्टार्ट करवा दी कि भाई, और मुस्लिम लीग को जो है वो फोर्स किया इसके ऊपर कि भाई आप भी साथ में क्या करें, शामिल हो जाएं इस हुकूमत के अंदर। अगर आप शामिल नहीं होंगे तो गवर्नमेंट का चलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो खुद देख चुके थे। अब ऐसे में क्या हुआ कि हालात ये बन रहे थे कि कायद आज़म ने देखा कि अगर इन्होंने ये ना माना तो नतीजे के तौर पर गवर्नमेंट बनेगी कांग्रेस की। ऐसा ही है कि गवर्नमेंट किसकी बन जाएगी, अकेली कांग्रेस की बनेगी। तो अगर अकेली कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी तो वो क्या होगा, वो मुस्लिम लीग के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा। क्यों होगा? क्योंकि मुस्लिम लीग जो है वो यहाँ पे तनहा रह जाएगी, और वो जो एक ड्रीम था मुसलमानों को एम्पावर करने का, वो मुश्किल में चला जाएगा। इसलिए फिर कायद आज़म ने क्या किया, उन्होंने भी जो है वो बाद में इसको एक्सेप्ट कर लिया। तो इस तरह से फिर क्या हुआ जी, फिर उसके बाद इंटरिम गवर्नमेंट बनी। अब जब हम नेक्स्ट में बनेंगे तो हम देखेंगे कि इंटरिम गवर्नमेंट कैसे बनी, उसके अंदर जो मिनिस्ट्रीज हमने देखी थी वो किस तरह से तकसीम होंगी, जिसमें 6, 5 और 3 का जो फार्मूला है वो अडॉप्ट किया गया। तो ये यहाँ पे हमारा जो कैबिनेट मिशन है वो यहाँ पे एंड होता है। लेकिन इसमें आपने देखा कि किस तरह से जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपना जो है पासा चेंज किया, और किस तरह से वो खेलती रही, और किस तरह से हिंदुस्तान के अंदर कंडीशंस जो है वो क्रिएट हुई। तो ये इसका जो है वो इस टॉपिक को यहाँ पे हम एंड करते हैं।